नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत। आप देख रहे हैं इन टॉक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आज हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्यों जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता आखिर इस देश में क्यों है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको दिल्ली हाई कोर्ट के हाल में आए एक फैसले के बारे में बताएंगे और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ये भी आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज हम आपसे यही कहेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आधा में मत छोड़िएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं, जब भी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की समान नागरिकता संहिता की बात होती तो ऐसा कहने वाले को लोग कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं या फिर राइट विंग का बताया जाता है। वैसे भारत दुनिया का पहला देश है जिसमें बहुसंख्यक ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन कथित तौर पर अपने आप को अल्पसंख्यक कहने वाले लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहा है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण से समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इस बात को ध्यान से सोचिए कि समाज के हर वर्ग के छात्र जब स्कूल जाते हैं तो सभी की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, एक जैसी परीक्षा होती है, स्कूल के नियम भी एक जैसी होती है, सब पर लागू होते हैं। तो क्या देश के कानूनों में भी यही समानता लागू नहीं होनी चाहिए? धर्म और जाति के आधार पर ये कानून अलग अलग क्यों? संवैधानिक रूप से हम अपने आप को धर्म पे देश कहते हैं, लेकिन हमारे लिए देश के कानून धर्म के हिसाब से भेदभाव होता है। हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है, लेकिन हम एक देश एक कानून पर क्यों नहीं बात करते? हम एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, यानी जीएसटी लागू कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक इस देश में बहस क्यों नहीं हुई? क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के आए एक फैसले से भी आप समझ सकते हैं। उस फैसले के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको सरल भाषा में ये पूरी स्टोरी को विस्तार पूर्वक बताते हैं, ताकि आप इस पर आपको कोई भ्रमित ना कर सके। क्योंकि जब जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट हुई है या अदालतों ने इस पर कोई निर्णय दिया, तो इस विषय को एक विशेष धर्म के विरुद्ध बताकर दुष्प्रचार करवाया जाता है और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फेक न्यूज़ की कई दुकानें खुल जाते हैं। इसलिए इस विषय को लेकर आज आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे और हम इसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में दिए गए जजमेंट में कहा कि देश में समान नागरिकता संहिता को लागू करने पर विचार होना चाहिए। जजमेंट की एक कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी जानी चाहिए। ये फैसला जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिया है। संक्षेप में कहे तो खबर यह है कि एक बार फिर से अदालत ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दिया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तलाक के इस मामले में कोर्ट को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आइए हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर अर्थात पक्षनिरपेक्ष लॉ है, जो कि किसी भी धर्म या जाति के निजी कानून से ऊपर होता है। लेकिन भारत में अभी इस तरह के लॉ की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। जैसे कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय अपने पर्सनल लॉ, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी एक देश एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं, और ये विडंबना है कि भारत का संवैधानिक स्टेट सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो कि सभी धर्मों को विश्वास और सम्मान अधिकारों की बात करता है, परंतु एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानून को लेकर समानता नहीं है। इसी विषय को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। यह निर्णय तलाक के एक मामले में दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने यह तय करना था कि तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर होगा या मीना जनजाति के नियमों के आधार पर होगा, क्योंकि पति पत्नी राजस्थान की मीना जनजाति से हैं, जो कि एसटी समुदाय में आता है। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जबकि मीना जनजाति में तलाक का फैसला पंचायत लेती है। परंतु इस मामले में पति की डयरेक्टिव शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई है, इसलिए तलाक भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन पत्नी की डयरेक्टिव की मीना जनजाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, इसलिए उसके पति को तलाक की जो अर्जी दी है वो खारिज हो जानी चाहिए। राजस्थान की एक अदालत ने अपना निर्णय लेते हुए तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। ये निर्णय इस महिला के पक्ष में आ गया था, परंतु बाद में इस व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। अब हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, फिर से सुनवाई शुरू करने के निर्देश देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले के तलाक का फैसला हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार होगा। अब इस मसले से आप समझ चुके हैं कि देश में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता क्यों है।
अगर आज भारत में समान नागरिक संहिता कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो ये मामला इतना उलझता ही नहीं। न्यायपालिका पर भी ऐसे मामलों का बोझ नहीं पड़ता। कोर्ट ने द्वारा लिखा गया है कि आधुनिक भारत में धर्म जाति संप्रदाय की बाधाएं तेजी से टूट रही है और तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह और तलाक में परेशानी बढ़ रही है। निर्णय में आगे लिखा गया कि आज की युवा पीढ़ी को इन परेशानियों का संघर्ष ना करना पड़े, इसे देखते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अदालत ये भी कहती है कि जो निर्णय लिया गया उस निर्णय की कॉपी को केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को भेजना चाहिए ताकि सरकार भी इस पर विचार कर सके। अब हम आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारत का संविधान क्या कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान क्या कहता है, आइए इसे समझते हैं। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 72 वर्ष पीछे, जब भारत में संविधान के निर्माण हो रहा था। 23 नवंबर 1948 को संविधान में इस पर जोरदार डिबेट हुई। संविधान सभा में प्रस्ताव में रखा गया कि सिविल मामलों में निपटारे के लिए देश में समान कानून लागू होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद इस्माइल साहेब, नसरुद्दीन महमूद अली बेग, पोकल साहिब बहादुर, हुसैन इमाम एक मत से इसका विरोध किया। उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी इसके विरोध में थे। इन सभी सदस्यों की दलील थी कि समान कानून होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएगा। इसमें मुस्लिमों के लिए 4 शादियाँ, 3 तलाक, निकाह हलाला की व्यवस्था की गई, वो भी समाप्त हो जाएगी। और भारी विरोध की वजह से उस समय संविधान की मूल भावना में समान अधिकारों का जिक्र नहीं आया। उस समय सम्मान कानून की बात ठंडे बस्ते में चली गई। उस समय जो सम्मान कानून की बात थी वो ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि उस समय जो अल्पसंख्यक नेता थे वो विरोध कर रहे थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया क्या कि इसे कुछ वक्त के लिए या कुछ सालों के लिए टाल दिया जाए। उस समय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसका जिक्र दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट कॉपी में भी है। उनका कहना था कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि रूढ़िवादी समाज धर्म से भले ही जीवन के हर पहलू को संसाधित करता है, परंतु आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र के अधिकार को हटाए बगैर असमाज भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश को यह दायित्व होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाएं। सोचिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने 72 वर्ष पहले ही कह दिया था कि अगर देश को एक समान कानून नहीं मिला तो भेदभाव कभी समाप्त नहीं। उस समय विरोध का कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन संविधान के आर्टिकल 35 में इस बात का उल्लेख जरूर है कि किया गया कि सरकार भविष्य में देश में समान नागरिकता संहिता को लागू करने की कोशिश कर सकती है। बाद में यह आर्टिकल जो आर्टिकल 35 आर्टिकल 44 में परिवर्तित हो गया। इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 44 है ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट भी अपने फैसले में यही कहा है कि आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। आप ये जरूर सोच रहे होंगे हमारे देश की आज़ादी के 74 साल के बाद भी ये लॉ अस्तित्व में क्यों नहीं आए। इसका सीधा सा जवाब है कि हमारे देश में राजनीति जो कभी वोट बैंक के लालच में, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण या फिर सरकार बचाने की मजबूरी के कारण ये कानून आज़ादी के 74 साल के बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सका है। आप ये भी समझ गए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।